हेलो, आई एम शिवम त्रिपाठी। आज हम फिजिक्स में पढ़ेंगे तरंग प्रकाशिकी वेव ऑप्टिक्स। और इस वेव ऑप्टिक्स के चैप्टर में जो हमारा सिलेबस होगा वो होगा डुअल नेचर ऑफ लाइट, वेव थ्योरी ऑफ लाइट, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन, स्नेल्स लॉ, पावर ऑफ लेंस, मैग्निफिकेशन। और होगा टू सोर्स, इंटरफेरेंस, डबल स्लिट, इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस ड्यू टू थिन फिल्म्स, और होगा फ्रेस्नेल्स बी प्रिज्म। और यूज ऑफ इंटरफेरेंस मेकिंग हाईली एफिशिएंट सोलर पैनल, डिफ्रैक्शन, सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन, इंटेंसिटी कैलकुलेशन, दैट एक्स्ट्रा, polarization of electromagnetic waves, polarizing sheets, polarizing by reflection, Moll's law, use of Polaroid. Polarization of electromagnetic diffraction, single slit diffraction, intensity calculation। अब हम पढ़ेंगे प्रकाश की प्रगति, नेचर ऑफ लाइट। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। प्रकाश की प्रगति में पढ़ेंगे कि प्रकाश की प्रगति क्या होती है। तो हम जानते हैं कि वी नो दैट प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आँख के रेटिना को उत्तेजित करके हमें वस्तुओं का आभास कराती है। यदि सूर्य के प्रकाश की किरणों को किसी उत्तल लेंस के द्वारा किसी कागज़ पर संकेंद्रित किया जाए तो कुछ क्षणों बाद कागज़ जल जाता है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि प्रकाश में ऊष्मीय प्रभाव भी होता है तथा इस बात की पुष्टि होती है कि प्रकाश ऊर्जा का ही एक रूप है। ओके, अब प्रकाश ऊर्जा में कैरेक्टरिस्टिक उसको हम डिफाइन करेंगे। जैसे पूछा जाए प्रकाश की प्रकृति क्या है, प्रकाश किसे कहते हैं, तो प्रकाश में निम्न गुण पाए जाते हैं। इस तरह भी परिभाषित किया जा सकता है कि प्रकाश में निम्न गुण पाए जाते हैं। नंबर फर्स्ट, प्रकाश सरल रेखा में चलता है। प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है। नंबर थ्री, प्रकाश का परावर्तन होता है। नंबर फोर, प्रकाश का अपवर्तन होता है। नंबर फाइव, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है। अब हम देखते हैं कि वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं। जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजरता है, जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजरता है तो वह अनेक वर्णों अर्थात रंगों में अनेक वर्णों के प्रकाश में विभक्त हो जाता है, जिसे हम वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ओके। नंबर सिक्स, प्रकाश का व्यतिकरण, इंटरफेरेंस क्या होता है। आइए देखते हैं प्रकाश का व्यतिकरण क्या होता है। जब दो एक वर्णी प्रकाश पुंज एक साथ किसी एक ही स्थान से होकर गुजरते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब दो एक वर्णी प्रकाश पुंज एक साथ किसी एक ही स्थान से होकर गुजरते हैं तो उस स्थान में प्रकाश की तीव्रता का पुनर्वितरण हो जाता है। कुछ बिंदुओं पर तीव्रता अधिकतम हो जाती है,
कुछ बिंदुओं पर लगभग शून्य रहता है, इस घटना को ही हम व्यतिकरण कहते हैं। इस घटना को ही हम प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। नेक्स्ट, नंबर 7, प्रकाश का विवर्तन, डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। व्हाट इज द डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? प्रकाश का विवर्तन क्या होता है? यदि प्रकाश के मार्ग में यदि प्रकाश के मार्ग में कोई सूक्ष्म अवरोध आ जाए अथवा प्रकाश किसी महीन छिद्र से होकर गुजरे तो वह अवरोध अथवा छिद्र के किनारों पर आंशिक रूप से मुड़ जाता है। प्रकाश के इस प्रकार मुड़ने को विवर्तन कहते हैं। एक बार फिर से, यदि प्रकाश के मार्ग में कोई सूक्ष्म अवरोध आ जाए अथवा प्रकाश किसी महीन छिद्र से होकर गुजरे तो वह अवरोध अथवा छिद्र के किनारों पर आंशिक रूप से मुड़ जाता है। प्रकाश के इस प्रकार मुड़ने को विवर्तन कहते हैं। प्रकाश का ध्रुवण क्या होता है? व्हाट इज द पोलराइजेशन? जब प्रकाश टूरमैलीन नामक क्रिस्टल से गुजरता है टूरमैलीन नामक क्रिस्टल से गुजरता है तो क्रिस्टल द्वारा प्रकाश के वैद्युत क्षेत्र के कंपनों को किसी एक दिशा में सीमित कर दिया जाता है। इसे प्रकाश का ध्रुवण कहते हैं। इसे प्रकाश का पोलराइजेशन कहते हैं। इसे ही प्रकाश का ध्रुवण कहते हैं। अब प्रकाश पदार्थ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर सकता है। प्रकाश पदार्थ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर सकता है। जब प्रकाश किसी धातु पर गिरता है तो धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। इस घटना को प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि प्रकाश का वैद्युत प्रभाव क्या है, समझाइए। यह पूछता है प्रकाश वैद्युत प्रभाव किसे कहते हैं, तो हम इस तरह बताएंगे कि प्रकाश पदार्थ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर सकता है। जब प्रकाश किसी धातु पर गिरता है तो धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। इस घटना को हम प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। ओके। अब न्यूटन का कड़ी का सिद्धांत, न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी। न्यूटन का कड़ी का सिद्धांत। सर आइजैक न्यूटन न्यूटन्स in 1675 put forward the corpuscular theory of light to explain the various phenomena. The main points of this theory are number first, every light source continue to innumerable minute and light invisible particles. These particles are called corpuscles. Number second, those corpuscles travel in straight line in all directions.
with the speed of light and carry energy with them. Number third, when they fall on the retina of the eye, they catch sensations of light. For the corpuscle of the light source of different colors of different sizes. समझेंगे कि सर आइजैक न्यूटन ने 1675 में प्रकाश के कणिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इस सिद्धांत के अनुसार न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी नंबर फर्स्ट, इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक प्रकाश स्रोत से असंख्य सूक्ष्म व हल्के अदृश्य कण निकलते रहते हैं। प्रत्येक प्रकाश स्रोत से असंख्य सूक्ष्म व हल्के अदृश्य कण निकलते रहते हैं। इन कणों को कणिकाएं कहते हैं। इन कणों को कणिकाएं कहते हैं या कॉर्पस्कल्स कहते हैं। नंबर सेकेंड, ये कणिकाएं प्रकाश के वेग से सभी दिशाओं में सरल रेखाओं में चलती हैं तथा अपने साथ गतिज ऊर्जा ले जाती हैं। जब ये कणिकाएं आँख की रेटिना पर गिरती हैं तो वस्तु हमें दिखाई देने लगती है। जब ये कणिकाएं आँख की रेटिना पर पड़ती है तो वस्तु हमें दिखाई देती है। नंबर नेक्स्ट, विभिन्न रंगों के प्रकाश की कणिकाएं भिन्न भिन्न आकार की होती हैं। अब प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश स्रोत से निकली हल्की कणिकाओं पर कोई बाह्य बल नहीं होता, अतः न्यूटन के गति के प्रथम नियम के अनुसार कणिकाएं सरल रेखा में ही चलती हैं। प्रकाश का सरल रेखा में चलना। प्रकाश का सरल रेखा में चलना जैसे प्रकाश स्रोत से निकली हल्की कणिकाओं पर कोई बाह्य बल नहीं होता है, अतः न्यूटन के गति के प्रथम नियम के अनुसार कणिकाएं सरल रेखा में ही चलेंगी। प्रकाश का निर्वात में संचरण, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। कणिका सिद्धांत के अनुसार देखेंगे इसको। कणिका सिद्धांत के अनुसार प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन की व्याख्या करने के लिए न्यूटन ने विपरीत कल्पनाएं की। जैसे परावर्तन तथा सघन माध्यम से विरल माध्यम में अपवर्तन को समझने के लिए यह माना गया कि जब कणिका परावर्तक अथवा अपवर्तक पृष्ठ के समीप पहुंचती है तो उस पर प्रतिकर्षण बल लगता है, परंतु विरल माध्यम से सघन माध्यम में अपवर्तन को समझने के लिए यह माना गया है कि कणिका पर पृष्ठ के समीप पहुंचने पर आकर्षण बल लगता है। ओके, अब कणिका सिद्धांत के अमान्यता के कारण, कणिका सिद्धांत की अमान्यता के कारण कणिका सिद्धांत को निम्न कारणों से स्वीकार नहीं किया गया। नंबर फर्स्ट, प्रकाश का सघन माध्यम में वेग
विरल माध्यम की अपेक्षा अधिक होना चाहिए, परंतु फोको ने प्रयोग द्वारा पाया कि प्रकाश का वेग सघन माध्यम जैसे जल, कांच ओके में विरल माध्यम जैसे वायु की अपेक्षा अधिक नहीं बल्कि कम होता है। नंबर सेकेंड, प्रकाश का वेग प्रकाश स्रोत के ताप पर निर्भर होना चाहिए। प्रकाश का वेग प्रकाश स्रोत के ताप पर निर्भर होना चाहिए, क्योंकि प्रकाश स्रोत का ताप जितना ऊंचा होगा उतने ही अधिक वेग से प्रकाश कणिकाएं निकलेंगी, परंतु वास्तविकता यह है कि प्रकाश का वेग स्रोत के ताप पर निर्भर नहीं करता है। यदि प्रकाश स्रोत से लगातार प्रकाश कणिकाएं निकलती रहती हैं तो प्रकाश स्रोत का द्रव्यमान भी कम होते रहना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं है। इसीलिए कणिका सिद्धांत की अमान्यता के कारण चल रहे हैं। यदि प्रकाश स्रोत से लगातार प्रकाश कणिकाएं निकलती रहती हैं तो प्रकाश स्रोत का द्रव्यमान भी कम होते रहना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं होता है। नंबर नेक्स्ट, यह सिद्धांत प्रकाश के व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण इत्यादि की व्याख्या नहीं कर सकता। जैसे प्रकाश के व्यतिकरण में दो प्रकाश पुंजों के मिलने से कुछ स्थानों पर अंधेरा हो जाता है। दैट इज़ नॉट पॉसिबल। यह संभव नहीं है कि दो कणिकाएं मिलकर एक दूसरे को नष्ट कर दें। यही हमारे न्यूटन के कणिका सिद्धांत की अमान्यता के कारण होंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हाइगेंस का तरंग सिद्धांत। हाइगेंस का तरंग सिद्धांत। प्रकाश के तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन हॉलैंड के वैज्ञानिक हाइगेंस ने सन 1678 में किया था। हाइगेंस के अनुसार प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है। हाइगेंस के अनुसार प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है। ये तरंगे प्रकाश स्रोत से निकलकर सभी दिशाओं में प्रकाश की चाल से चलती हैं। ये तरंगे प्रकाश स्रोत से निकलकर सभी दिशाओं में प्रकाश की चाल से चलती हैं। चूँकि तरंगों को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, अतः हाइगेंस ने एक सर्वव्यापी माध्यम ईथर की कल्पना की। इस काल्पनिक माध्यम के लिए यह माना गया कि यह भारहीन है तथा सभी पदार्थों में प्रवेश कर सकता है। इसमें तरंग प्रकाश संचरण के लिए आवश्यक सभी गुण होते हैं, जैसे प्रकाश अति तीव्र चाल 3×10⁸ मीटर पर सेकंड से चलता है। यह माना गया कि माध्यम ईथर का घनत्व बहुत कम तथा प्रत्यास्थता बहुत अधिक होती है। इस प्रकार के काल्पनिक माध्यम में प्रकाश की तरंगें चलती हैं। जब ये तरंगें रेटिना पर गिरती हैं तो हमें वस्तुएं दिखाई देने लगती हैं। विभिन्न रंगों की प्रकाश तरंगें भिन्न भिन्न लंबाइयों की होती हैं, अर्थात विभिन्न रंगों की प्रकाश तरंगें भिन्न भिन्न वेवलेंथ की होती हैं। हाइगेंस in 1678 put forward the wave theory of light. According to this theory, light travels through a hypothetical medium called ether
in the form of longitudinal wave. This theory explains the various phenomena like reflection, refraction, interference, but cannot explain the polarization. Huygens gave a hypothesis for geometrical construction of the position of a common wavefront at any instant during the propagation of wave in a medium. This principle tells the way in which the wavefront propagated further in a medium. According to him, every point on the given wavefront, called primary wavefront, acts as a fresh source of an disturbance called secondary wavelengths, which travel in all directions with the velocity of light in the medium. Wavefront. Wavefront. मैक्सवेल का विद्युत चुम्बकीय तरंग सिद्धांत. Electromagnetic wave theory of Maxwell. Electromagnetic wave theory of Maxwell. हाइगेंस के तरंग सिद्धांत में मैक्सवेल का विद्युत चुम्बकीय तरंग सिद्धांत. हाइगेंस के तरंग सिद्धांत में हाइगेंस ने दो विरोधी कल्पनाएं की थी. पहला यह कि काल्पनिक माध्यम ईथर बहुत हल्का है तथा दूसरा यह कि माध्यम बहुत प्रत्यास्थ है. ये दोनों बातें एक साथ मानना तर्कसंगत नहीं था. अतः सन 1873 में मैक्सवेल नामक वैज्ञानिक ने प्रकाश के संबंध में एक नवीन दृष्टिकोण प्रतिपादित किया. मैक्सवेल के अनुसार प्रकाश यांत्रिक कंपनों से उत्पन्न तरंगे नहीं है. मैक्सवेल के अनुसार प्रकाश यांत्रिक कंपनों से उत्पन्न तरंगे नहीं हैं, अपितु यह विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है. मैक्सवेल सैद्धांतिक गणना के आधार पर इस परिणाम पर पहुँचे कि दोलन करते हुए विद्युत परिपथ से विद्युत चुम्बकीय तरंगों का विकिरण होना चाहिए. विद्युत चुम्बकीय तरंगों का वेग विद्युत तथा चुम्बकीय मापों द्वारा गणनाओं से निकाला जा सकता था. यह वेग प्रकाश के वेग के बराबर था. अतः वे इस परिणाम पर पहुँचे कि प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में चलता है. सन 1888 में हर्ट्ज नामक वैज्ञानिक इस प्रकार की तरंगों को उत्पन्न करने में सफल हुए और उन्होंने विस्तृत प्रयोगों के आधार पर यह सिद्ध किया कि इन विद्युत चुम्बकीय तरंगों में प्रकाश के सब गुण विद्यमान हैं. अतः 19वीं शताब्दी के अंत में मैक्सवेल का विद्युत चुम्बकीय सिद्धांत प्रकाश के परिपक्व सिद्धांत के रूप में माना जाने लगा. परंतु मैक्सवेल के विद्युत चुम्बकीय सिद्धांत द्वारा प्रकाश विद्युत प्रभाव, क्रॉम्पटन प्रभाव
जटिल जीवन प्रभाव तथा रमन प्रभाव आदि घटनाओं की व्याख्या नहीं की जा सकी। नेक्स्ट टॉपिक, प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। प्लांक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। यद्यपि प्रकाश का तरंग सिद्धांत सर्वमान्य है, फिर भी इस सिद्धांत के आधार पर कुछ घटनाएं जैसे प्रकाश विद्युत प्रभाव, क्रॉम्पटन प्रभाव, प्रकाश का उत्सर्जन, क्वांटम सिद्धांत के अनुसार प्रकाश ऊर्जा का संचरण सतत कॉन्टिन्यूअस न होकर विविक्त ऊर्जा पैकेटों या बंडलों के रूप में होता है। इन ऊर्जा पैकेटों को क्वांटा या फोटॉन कहते हैं। एक बार फिर, क्वांटम सिद्धांत के अनुसार प्रकाश ऊर्जा का संचरण सतत न होकर विविक्त ऊर्जा पैकेटों या बंडलों के रूप में होता है। इन ऊर्जा पैकेटों को क्वांटा या फोटॉन कहते हैं। प्रत्येक फोटॉन की ऊर्जा hν होती है, जहाँ h प्लांक नियतांक तथा ν प्रकाश की आवृत्ति है। प्रकाश ऊर्जा hν, 2hν, 3hν, 4hν, nhν हो सकती है। प्रकाशीय घटनाओं को प्लांक की इस क्वांटम परिकल्पना के आधार पर सिद्ध करने के लिए सन 1905 में आइंस्टीन ने एक क्रांतिकारी विचार प्रस्तुत किया। आइंस्टीन के अनुसार प्रकाश ऊर्जा समस्त तरंगाग्र या वेव फ्रंट में समान रूप से वितरित न होकर मुक्त स्पेस या फ्री स्पेस में गतिमान छोटे छोटे पैकेटों के रूप में होती है। फोटॉन कणों पार्टिकल्स की तरह प्रकाश की चाल से चलते हैं तथा परमाणु द्वारा पूर्ण रूपेण अवशोषित या उत्सर्जित किए जा सकते हैं। इनकी ऊर्जा प्रकाश की आवृत्ति के समानुपाती प्रोपोर्शनल भी होती है। आइंस्टीन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव की सफल व्याख्या एक फोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच ऊर्जा के हस्तांतरण के रूप में की। नील्स बोर्स ने क्वांटम के बारे में बताया कि परमाणु प्रणालियों एटॉमिक सिस्टम्स प्रणाली कुछ निश्चित अवस्थाओं डिस्क्रीट स्टेट में ही रहकर होती है या किसी अन्य संभव अवस्था में संक्रमण या ट्रांजिशन कर सकती हैं, परंतु दो अवस्थाओं के बीच में नहीं रह सकती। इस परिकल्पना के आधार पर उत्सर्जन तथा अवशोषण लाइन स्पेक्ट्रम की व्याख्या की गई। क्रॉम्पटन सिद्धांत को भी दो कणों, एक फोटॉन तथा एक इलेक्ट्रॉन के मध्य टक्कर के रूप में समझाया गया। क्वांटम सिद्धांत के अनुसार फोटॉन की ऊर्जा E = hν। अब h न्यू की जगह रखेंगे c/λ।
तो E इक्वल टू जो हमारी फोटान की ऊर्जा होगी E इक्वल टू hc अपॉन लैम्डा, चूँकि वेग v इक्वल टू होता है n लैम्डा, n इक्वल टू v अपॉन लैम्डा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, जहाँ वेयर h प्लांक का नियतांक, इसकी वैल्यू होती है h इक्वल टू स्मॉल h प्लांक का नियतांक की वैल्यू होती है 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34, 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। सी स्पीड ऑफ लाइट, प्रकाश की चाल है, जिसकी वैल्यू होती 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। लैम्डा लाइट ऑफ वेवलेंथ, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य। आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध के अनुसार इक्वल टू mc स्क्वायर, जहाँ c प्रकाश की चाल और E स्मॉल m द्रव्यमान की क्षति से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा है, अर्थात द्रव्यमान स्मॉल m को ऊर्जा कैपिटल E में और ऊर्जा कैपिटल E को द्रव्यमान स्मॉल m में बदला जा सकता है। अतः फोटान का प्रकाश के वेग से चलने पर द्रव्यमान mc स्क्वायर स्मॉल mc स्क्वायर इक्वल टू hv, m इक्वल टू hv अपॉन c स्क्वायर इक्वल टू h अपॉन c स्क्वायर इंटू h अपॉन लैम्डा। यह हो जाएगा m इक्वल टू h अपॉन लैम्डा c, इक्वेशन नंबर सेकेंड। तथा फोटान का संवेग p इक्वल टू mc, p इक्वल टू mc, चूँकि m की वैल्यू है h अपॉन लैम्डा c, तो वैल्यू रख देंगे m की जगह p इक्वल टू mc में m की जगह h अपॉन लैम्डा c इंटू c, c से c कैंसिल हो जाएगा, तो p इक्वल टू h अपॉन लैम्डा आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगा। यदि किसी सतह द्वारा अवशोषित या उत्सर्जित फोटानों की संख्या n है, तो उस सतह द्वारा अवशोषित या उत्सर्जित ऊर्जा इक्वल टू स्मॉल n स्मॉल h डॉट v। स्पष्ट है कि किसी सतह द्वारा अवशोषित या उत्सर्जित ऊर्जा सतत न होकर क्वांटाइज्ड होती है। द्रव्यमान ऊर्जा संबंध, मास एनर्जी रिलेशन इक्वल टू mc स्क्वायर, जहाँ E एनर्जी, m मास और c प्रकाश की चाल है, जो प्रकाश की चाल की वैल्यू होती है 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। mc स्क्वायर इक्वल टू hv, m इक्वल टू hv अपॉन c स्क्वायर, चूँकि mc स्क्वायर इक्वल टू hv है, तो m इक्वल टू जब करेंगे तो c अपान में आ जाएगा, इक्वल टू m इक्वल टू h v अपान c स्क्वायर इक्वल टू h अपान c स्क्वायर इंटू c अपान लैम्डा। c से c हमारा एक कैंसिल हो जाएगा, तो m इक्वल टू h अपान लैम्डा c, h अपान लैम्डा c। अब संवेग p इक्वल टू mc, अब m की वैल्यू हमारी निकल के आई यहाँ पे h अपान लैम्डा c, h अपान लैम्डा c, तो p इक्वल टू mc, तो m की वैल्यू रख देंगे p इक्वल टू h अपान लैम्डा c इंटू c, c से c कैंसिल हो जाएगा, तो p इक्वल टू h अपान लैम्डा। ओके। प्रकाश की दोहरी प्रकृति, डुअल नेचर ऑफ द लाइट।
डुअल नेचर ऑफ द लाइट बना वीडियो। मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत के आधार पर प्रकाश से संबंधित कुछ घटनाओं जैसे प्रकाश विद्युत प्रभाव, क्रॉम्पटन प्रभाव, रमन प्रभाव आदि की व्याख्या प्रकाश की तरंग प्रकृति के आधार पर नहीं की जा सकती तथा व्यतिकरण, विवर्तन तथा ध्रुवण की व्याख्या प्रकाश के कण प्रकृति के आधार पर नहीं की जा सकती। अतः प्रकाश कभी तरंग की तरह तो कभी कणों की तरह व्यवहार करता है। अतः प्रकाश कभी तरंग की तरह तो कभी पार्टिकल्स की तरह व्यवहार करता है। प्रकाश कभी वेव की तरह या तो कभी पार्टिकल्स की तरह व्यवहार करता है। इसे ही प्रकाश की दोहरी प्रकृति कहते हैं। प्रकाश कभी तरंग की तरह या तो कभी कणों की तरह व्यवहार करता है। इसे ही प्रकाश की दोहरी प्रकृति कहते हैं। वास्तव में प्रकाश में कणिका, फोटॉन व तरंग दोनों के ही गुण विद्यमान होते हैं। प्रकाश में कण के व तरंग दोनों के गुण उपस्थित होते हैं। प्रकाश की दोहरी प्रकृति से प्रेरित होते हुए फ्रांसीसी साइंटिस्ट डी ब्रोगली ने यह विचार दिया। फ्रांसीसी साइंटिस्ट डी ब्रोगली प्रकाश कभी तरंग की तरह तो कभी कणों की तरह व्यवहार करता है। प्रकाश कभी तरंग की तरह तो कभी कणों की तरह व्यवहार करता है। इसे ही प्रकाश की दोहरी प्रकृति कहते हैं। वास्तव में देखा जाए तो प्रकाश में कणिका या फोटॉन व तरंग दोनों के ही गुण विद्यमान होते हैं। फ्रांसीसी साइंटिस्ट डी ब्रोगली ने यह विचार दिया कि जब द्रव्य कण गति करते हैं तो इनके साथ एक तरंग भी चलती है। इस तरंग को डी ब्रोगली तरंग या डी ब्रोगली वेव कहते हैं।